हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में पहले अपन बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, और उसके बाद अपन बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड एक क्विज लगाएंगे। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस के बारे में 4 कथन आपको दे रखे हैं। ये जो कोरोना वायरस है वो एक बड़ा परिवार जैसा है, या कोरोना वायरस निडो वायरस के परिवार से संबंधित है, या ये दोनों बातें ही कोरोना वायरस के बारे में सही है, या केवल पहले वाली बात यानी कि ये जो वायरस है वो एक बड़े परिवार से संबंधित है, ये बात सही है, दूसरी बात गलत है। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, ये जो वायरस है वो एक बड़े परिवार जैसा है, फर्स्ट बात आपको सही दे रखी है, और ये निडो वायरस के परिवार से संबंधित है, दोनों बातें ही सही हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड आपको जो दे रखा है, ए और बी दोनों, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके एक आधिकारिक नाम की घोषणा की। वो नाम कौन सा है वो आपको बताना है। ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से तो आपने सोच लिया होगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट कोविड-19 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां पर की गई थी? कोविड-19 जो महामारी है या नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां पर की गई थी? बीजिंग, शंघाई, वुहान या तियानजिन? तो देखिए काफ़ी बार जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं वो इसको वुहान वायरस या चाइनीज़ वायरस के नाम से ही पुकारते हैं। तो देखिए वुहान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। वहाँ पर ही सबसे पहले मामले की पुष्टि की गई थी। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? MERS, SARS, ए और बी दोनों, या दोनों ही नहीं? देखिए MERS इसका मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोनों से ही ये संबंधित है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? नोवेल जो कोरोना वायरस है उसके कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, या ये सभी? तो ये सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा? कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा? एक क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, या ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, या इनमें से कोई नहीं? देखिए कोरोना वायरस जो है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इस वायरस को देखते हैं तो इसका आकार, इसकी आकृति क्राउन के जैसी है, और लैटिन भाषा में कोरोना का मतलब होता है हेलो या फिर क्राउन। तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानित के कारण ही इसका नाम पड़ा है कोरोना वायरस, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढककर रखें, अपने आहार में अधिक लहसुन का प्रयोग करें, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें, या हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। देखिए इन चारों में से जो सबसे उपयुक्त होगा वो छींक आने पर अपने नाक और मुंह के ऊपर एक टिश्यू पेपर रखें या ढककर रखें, और वो जो टिश्यू पेपर है उसको उपयोग में लेने के तुरंत बाद उसको डस्टबिन में फेंक दें। तो ये सबसे बढ़िया सावधानी होती है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिनचर्या शब्द में कौन सा समास है? दिनचर्या शब्द में कौन सा समास है? देखिए समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण शाब्दिक अर्थ इसका होता है छोटा रूप, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक छोटा रूप बनाया जाता है तो उसको अपन समास बोलते हैं। दिनचर्या में कौन सा समास है ये आपको बताना है। इसका विग्रह क्या होता है? दिन की चर्या। दिन की चर्या, यानी फिर यहाँ पर का के की कारक विभक्ति है उसका लोप यहाँ पर हुआ है, इसके कारण इसको संबंध तत्पुरुष समास का अपन उदाहरण मानेंगे। जैसे राजकुमार है तो उसका विग्रह होता है राजा का कुमार, उसमें का कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है। तो उसी तरीके से दिनचर्या है दिन की चर्या, संबंध तत्पुरुष समास।
सख्युचित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सख्युचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उस विकार को क्या बोलते हैं? अपन संधि बोलते हैं। सख्युचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन उचित। इसके अंतर्गत कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। यण संधि क्यों है? क्योंकि ई या बड़ी ई के बाद में यहाँ पर उ या बड़ा उ का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर क्या बनता है? यू बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सखी धन उचित ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। दीर्घ संधि युक्त पूछा है आपको। स्वर संधि के भेद होते हैं 5, उसमें पहला पार्ट कौन सा होता है? दीर्घ संधि का होता है, वो बताना आपको। तो देखिए देवेंद्र नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा और महर्षि भी नहीं होगा, दैत्यारी होगा। दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होता है? दैत्य धन अरि। तो यहां से ए और ए मिलकर आ बन जाता है और ये में मिल जाता है। दैत्यारी शब्द का निर्माण होता है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न में से परोपकार शब्द का संधि है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है और इसका विग्रह क्या होता है? दोनों चीज आपको बतानी है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? अब कुछ लोग अगर विसर्ग संधि इसको मान रहे हैं परह धन उपकार, तो वो गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। इसका विग्रह क्या होगा? पर धन उपकार होगा। परह धन उपकार नहीं होगा, पर धन उपकार एक मात्रा है ऊपर, और ये गुण संधि का उदाहरण है। जिस तरीके से ज्ञानोपदेश होता है ज्ञान धन उपदेश, लोकोक्ति होता है लोक धन उक्ति, उसी तरीके से परोपकार है पर धन उपकार, गुण संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते हैं तो वहां पर और, इसके अलावा एवं या इन शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऑप्शन सी द्वंद्व समास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद क्या है? देखिए जिन शब्दों का उच्चारण करने पर बीच में ऐ, आय, अव, आव ये शब्द जहां पर भी उच्चारित होते हैं वहां पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। गायक, ग आय क, आय शब्द बीच में आ रहे हैं, गायक आय, तो वहां पर गई धन अक, ये इसका संधि विच्छेद होगा और अयादि संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसके अंतर्गत ए धन ए बराबर ये आय का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसलिए गई धन अक हो जाएगा। यथाशक्ति में समास कौन सा है? यथाशक्ति में समास कौन सा है? जो समास यथाक्रम में है वही समास यथाशक्ति में है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। पहला पद जहां पर अव्यय होता है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। संविधान का संधि विच्छेद क्या है? संविधान का संधि विच्छेद क्या है? देखिए कौन सी संधि है इसके अंतर्गत? संविधान में व्यंजन संधि है। सम धन विधान, सम धन विधान, संविधान व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ में व्यंजन या फिर स्वर का मेल होता है तो वहां पर जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। तो सम धन विधान संविधान व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए इसका विग्रह करेंगे अपन तो तपह धन वन, तपोवन आएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। जब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसको अपन विसर्ग संधि बोलते हैं। तो ये इस विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि का ये उदाहरण है तपह धन वन। जिस तरीके से नी धन अंतर निरंतर होता है उसी तरीके से तपोवन। समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 8, 6। तो आप सबको पता होगा समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? ए धन सफल धन ता, उपसर्ग है, प्रत्यय है और मूल शब्द है, इसलिए असफलता क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। सही मिलान करना है आपको। ए बी सी दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं। आपको वर्ण विचार का अगर अच्छे से ध्यान में है तभी आप बता पाओगे। इसमें आपको बताना है कि तालव्य स कौन सा है, मूर्धन्य स कौन सा है और दंत्य स कौन सा है। नीचे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं अगर आप देखना चाहो तो। देखो इच्चू यसा नाम तालु होता है, इच्चू यसा नाम तालु, उसमें कौन सा सा आता है? ये सा आता है, तालव्य से, तो पहले का 2 हो जाएगा। उसके बाद में ऋतु रसाना मूर्धा, तो उसमें कौन सा सा आता है? मूर्धन्य स ये होता है, तो ये इसका ये हो जाएगा। और दंत्य स ये आ ही जाएगा। तो 2 1 3 2 1 3 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऋतु रसानाम दंता। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यानी पहले तत्सम है, उसके बाद में तद्भव है, इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है वो आपको बताना है। भगिनी का बहन बिल्कुल सही दे रखा है। भिक्षा का भिखारी, मूल्य का मोल, मानुष का मानुष। देखिए भिक्षा का भिखारी नहीं होगा, भिक्षा का क्या होगा? भीख होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? गति नहीं होता, तुक भी नहीं होता, लय भी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपन? यति बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कार प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कार प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कलाकार, क्या इसमें कार प्रत्यय है? बिल्कुल है। पक्षकार, इसमें भी है। कुंभकार, इसमें भी है। बेकार, इसमें कार प्रत्यय नहीं है। अगर आप यहां से कार को बाहर निकाल दोगे तो यहां पर एक अकेला शब्द बचेगा बे, इसका कोई मतलब नहीं होता। बेकार शब्द पूरा अपने आप में एक मूल शब्द है, कार इसमें प्रत्यय के रूप में नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड बेकार क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों का आपको चयन करना है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्षिति, तोय, मही, मनसीज। तो पानी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है? तोय क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। विटप, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। विटप। अचल, नग, विधि, वृक्ष। विटप के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे पादप है, तरु है, गाछ है, द्रुम है, इसके अलावा पेड़, और वृक्ष तो होता ही है, obvious बात है, इसलिए विटप का क्या हो जाएगा? वृक्ष। ऋजुता का सही विलोम शब्द क्या है? ऋजुता का सही विलोम शब्द बताना है आपको। जिस तरीके से अनुराग का विराग होता है उसी तरीके से ऋजुता का सही विलोम शब्द क्या होता है? टेढ़ापन? जी नहीं। बांकापन भी नहीं होता, तिरछापन भी नहीं होता। क्या होता है? वक्रता होता है। ऋजुता का वक्रता, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर। निम्नांकित में अभिज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? अभिज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? अल्पज्ञ? जी नहीं। सर्वज्ञ? ये भी नहीं है। विज्ञ भी नहीं है। अनभिज्ञ होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट विज्ञ और अनभिज्ञ और अभिज्ञ इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, विज्ञ नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अनभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख या अनजान, और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला या फिर ज्ञाता, इसलिए अनभिज्ञ इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।